वेलकम टू शिवा टेल, जहाँ पर आपको मेरी इमेजिनेशन स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ शानवंग सुनने को मिलेगा। तो आज मैं जो स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, उस स्टोरी का स्टोरी लाइन मुझे एक मेरे व्यूअर ने दिया था। उनका नाम है भावना पटेल। वो चाहते थे कि मेरे ये स्टोरी में मेरा जो टॉप यानी कि हमारा जो विभूषण है वो एक स्टूडेंट हो और हमारी स्टोरी का बॉटम यानी कि लानवंग जी वो एक प्रोफेसर हो। सो डियर, आपके रिक्वेस्ट के मुताबिक हियर आई एम प्रेजेंट टू ऑल माय न्यू स्टोरी रूल्स ऑफ रिबेलियन। हाँ, अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हमें गुसु यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक प्रोफेसर जो कि पूरी तरह से वाइट सूट में थे, वो अपने क्लास में स्टूडेंट को बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा रहे थे। भी क्लास का सबसे हुनर बच्चा स्टूडेंट और सबसे शैतान भी वो क्लास में एंटर करता है पीछे वाले दरवाजे से कूदकर, जो कि हमारे प्रोफेसर से बिल्कुल उलट पूरी तरह से ब्लैक शूट यानी कि ब्लैक लेदर जैकेट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट में लिपटा हुआ था। जिसके बाद वो जाकर अपने सीट में, जो कि सबसे पीछे वाला सीट था, वहाँ पर बैठकर उसके प्रोफेसर के पिछले वाले हिस्सों को घूर रहा था, क्योंकि उनका प्रोफेसर अभी ब्लैक बोर्ड में कुछ समझा रहे थे। हमें दिखाया जाता है जो प्रोफेसर, जो और कोई नहीं हमारा लानवंग जी था, उसे थोड़ा ऑकवर्ड सा महसूस होता है। तो वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो पाता है कि उसका एक स्टूडेंट जो कि सबसे पीछे वाले रो में बैठा हुआ था, वो उसे बुरी तरह से घूर रहा था। जिसे देखकर वो गुस्से में उस लड़के को कुछ कहता उससे पहले ही बेल बज जाता है, जिसे देखकर सामने वाला इंसान यानी कि वो विषयन वो स्मिक करता है, वो भी बिना कुछ डरे। इसके बाद वो इंसान अपना पैर पटक के वहाँ से अपना जो सारा सामान था वो सब लेकर वहाँ से चला जाता है। तो आप लोगों को थोड़ा मैं ये स्टोरी के सारे कैरेक्टर्स को मिलवा देता हूँ। हमारे जो प्रोफेसर हैं वो और कोई नहीं हमारा प्यारा सा लानवंग जी है, जो कि गुसु यूनिवर्सिटी के बिजनेस मैनेजमेंट के बहुत बड़े प्रोफेसर थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया था। वहीं दूसरी तरफ वो स्टूडेंट और कोई नहीं विभूषण था, जो कि वे कॉरपोरेशन का सबसे छोटा बेटा, जो पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी बहुत ही ज़्यादा फेमस था अपने को यूनिवर्सिटी में। बाकी जितने सारे भी कैरेक्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन स्टोरी के आगे चलने के साथ ही आप लोगों को मैं दे दूंगी। बाद हमें दिखाया जाता है जब लंच ब्रेक होता है तो विभूषण जाकर जब अपने कैंटीन में अपना खाना खा रहा था, तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़की जो कि उम्र में विंग से बड़ी होंगी, वो आकर उसके टेबल के सामने बैठ जाती हैं। जिसे देखकर विंग अचानक से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जाकर उन्हें गले लगाते हुए कहता है, यानली सीजे आप कब आए? जिसे सुनकर यानली कहती है कि मैं अभी आया, क्योंकि आज तुम्हारा जो ब्रदर इन लॉ है उन्होंने टिफ़िन लाना भूल गए थे, इसीलिए मैं उनके लिए खाना लेकर आया था। जिसे देखकर वो हंसते हुए कहता है कि आप कितना ख्याल रखते हो सिचनगा का। जिसे सुनकर यानली थोड़ा शर्मा जाती हैं। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, यानी कि हमारा जो यानली है, जो वे फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हैं, उनका शादी लान कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा बेटा लानसेचन से हुआ था, जो कि गुस्सू यूनिवर्सिटी के डीन भी है। फिर हमें दिखाया जाता है उसी कैंटीन के अंदर एंटर करता है हमारा लानवंग जी और उनके साथ साथ जियनचान, और उनके बातों से ऐसा लग रहा था कि वो दोनों बचपन के दोस्त थे, यानी कि इसे भी कह सकते हैं बेस्ट फ्रेंड। जिसे जब जियान अनली देखती है तो वो अपने हाथों से उन दोनों को इशारा करता है ताकि वो लोग यहाँ पर आ सके और वो चारों मिलकर यहाँ पर खाना खा सके। जिसे देखकर विंग स्मिक करता है और चुपचाप जाकर अपने सीट में बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ लानवंग जी का एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गया था, जैसे कि हमारा लानवंग जी का कैरेक्टर है जिस चीज़ को कोई भी नहीं बता सकता।
तभी जब वो दोनों जाकर बैठ जाते हैं तभी यानली कहती है कि तुम दोनों प्रोफेसर का क्या हालत है। जिसे सुनकर जियानचन कहता है, सिज्जे अब बताओ मत, यहाँ के बच्चे बहुत ही ज़्यादा शैतान हैं। तभी यानली कहती है, हाँ, उनमें से तो सबसे बड़ा शैतान हमारे घर पर रहता है, ये भूल मत जाना। जिसे सुनकर जियानचन भी हंसने लगता है और विंग भी। लेकिन वहीं पर हमारा आइसगढ़ यानी कि लानवंग जी वो इमोशनलेस था। तभी लानवंग जी यानली की ओर देख कर कहती हैं कि भाभी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसे सुनकर यानली कहती हैं कि मैं आज तुम्हारे भाई को टिफ़िन देना भूल गई थी, जिसके चलते आज मैं उनके लिए टिफ़िन लेकर आई थी और मुझे लगा कि मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर लूँ लंच करने में। जिसे सुनकर वांग जी भी कुछ नहीं कहता और अपने सर को नट कर देता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सभी लोग मिलकर खाना खाने लगते हैं। तभी अचानक से वांग जी को किसी का पैर अपने पैर के ऊपर महसूस होता है, जिसे देखकर उसका जो खाना जो अपने स्पून के थ्रू वो खा रहा था वो गिर जाता है। जिसे देखकर यानली कहती है, वांग जी क्या हुआ। तभी वांग ने इमोशन को छुपाते हुए कहता है, नहीं सिज्जे कुछ नहीं, बस गलती से मेरे हाथों से स्पून स्लिप हो गया। जिसके बाद वो जब नीचे झुकता है अपने स्पून को लाने के लिए तभी वो नोटिस कर पाता है कि ये पैर किसी और का नहीं विंग का ही था। जिसे देखकर वो चुपचाप अपने सर को ऊपर कर लेता है और स्पून को साइड में रखकर दूसरे स्पून से खाने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ विंग जो वांग जी के चेयर के बिल्कुल सामने ही बैठा था वो मुस्कुराते हुए अपने खाने को एंजॉय करता है। तभी यानली कहती है कि आइंग क्या हुआ है, तुम इतना ज़्यादा खुश क्यों हो। जिसे सुनकर कहता है कि सिज्जे बस मैं खुश हूँ कि मैं इतने दिनों के बाद आपके साथ लंच करने को मिला। तो बात सुनने के बाद जियानचन कहता है, तुम ऐसे कह रहे हो कि जैसे कि 1 साल के बाद तुम सिज्जे को देख रहे हो और उनके साथ खाना खा रहे हो। तभी विंग कहता है कि आप क्या समझोगे, आप तो बिल्कुल भी सिज्जे से प्यार नहीं करते जितना मैं करता हूँ। जिसके बाद उन दोनों का फाइट शुरू होने ही वाला था तभी उनके बीच में यानली कूदते हुए कहती हैं कि ये मत भूलो तुम दोनों अभी अपने घर पर नहीं यूनिवर्सिटी में हो और यहाँ पर जियानचन तुम एक प्रोफेसर हो और तुम आइंग तुम एक स्टूडेंट हो, तो उसका डेकोरम मेंटेन करो। जिसके बाद विंग भी चुपचाप बैठ जाता है बिना कोई परेशानी क्रिएट किए और लानवंग जी को परेशान ना करते हुए वो उसके साथ साथ सभी लोग अपना अपना लंच ख़त्म करते हैं। उसके बाद हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जब ये कॉलेज बस बंद ही होने वाला था तभी हमारा लानवंग जी अपने कामों में इतना ज़्यादा व्यस्त था कि वो अपने कैबिन में अपने ढेर सारे मटेरियल से कुछ नोट्स प्रिपेयर कर रहा था। उससे बिल्कुल भी टाइम का होशो हवास नहीं था। तभी अचानक से कोई इंसान बिना कोई नॉक किए उसके कैबिन में एंटर करता है, जिसे देखकर वांग जी फ्लिंच कर जाता है और जब उस और वो अपना नज़र को फिराता है तो देख पाता है कि उसके सामने कोई और नहीं हमारा विंग खड़ा था और वो उसके फेस पर वो ही स्मिक था जो वो हमेशा करता है जब वो लानवंग जी को इतना ज़्यादा डरा हुआ महसूस कर पाता है। तभी लानवंग जी कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे जितना पता है अभी तुम्हारा किसी भी तरह का क्लास नहीं है, तो तुम अपने घर क्यों नहीं गए। जो बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए विंग चुपचाप जाकर वांग जी के चेयर के पीछे खड़ा हो जाता है और वो लानवंग जी की ओर लीन होते हुए कहता है कि क्यों, क्या आप डर गए। जिसे सुनकर लानवंग जी कहता है कि ये क्या कर रहे हो, ये मत भूलो मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ। तभी अचानक से विंग वांग जी के गले में अपने सर को घुसाकर अपने नोस्ट्रल से उस एक जोर का सांस लेता है ताकि वांग जी का जो स्मेल है वो पूरी तरह से अपने बॉडी में उतर सके। जिसके बाद वो वांग जी की ओर देख कर कहता है कि वांग जी का आप ऐसे मत बिहेव कीजिए कि आपको पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप ये भूल रहे हैं कि उस दिन क्या हुआ था हम दोनों के बीच। जिसे सुनकर वांग जी थोड़ा घबरा जाता है और वो तुरंत ही अपने चेयर से उठ जाता है और पीछे हटते हुए कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो और मुझे किसी भी बारे में याद नहीं है। तभी विंग हंसते हुए उसके और पास आते हुए कहता है, क्या आपको याद नहीं है, तो मैं आपको क्या याद दिला दूँ। तभी वांग जी उस वक्त में खो जाता है।
फ्लैशबैक। वांगजी जब अपने 5 साल का पढ़ाई को 4 साल में ख़त्म करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल लेकर वापस आया था, जिसे देखकर उसके पूरे फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश थे और उन लोगों ने उसके लिए एक पार्टी थ्रो किया था। जिस दिन लान चिरन ने उस पार्टी में वे फैमिली को भी बुलाया था और क्योंकि उसी दिन ही उन्होंने लान सिचन का शादी वे यानली के साथ पूरी तरह से दुनिया को अनाउंस कर दिया। इस चीज़ से दोनों फैमिली यानी कि वे फैमिली एंड लान फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि अब उन लोगों का जो फैमिली फ्रेंडशिप था अब रिश्तेदारी में बदलने जा रहा था और उनके फैमिली के ये डिसीजन से उनके बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। भी किसी गलती से वांगजी ने एक ड्रिंक कर लिया था, इसके चलते उसका पूरा होश वो खो दिया था और उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन अगले दिन जब उसका नींद खुलता है तो वो खुद को एक बेडरूम में पाता है और उसके साथ साथ और कोई नहीं विंग था, वो भी पूरी तरह से नेकेड, जिसे देखकर वांगजी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था और तुरंत ही विंग को बिना जगाए अपने कपड़े को पहनता है और उस होटल रूम से चेकआउट कर लेता है। तभी प्रेजेंट में आते हैं। तभी विंग वांगजी की आंखों के सामने एक चुटकी बजाते हुए कहता है कि क्या गा आपको याद आ गया या आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो उस चीज़ों को याद करते हुए। तभी वांगजी चिढ़ते हुए कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि उस रात हम दोनों के बीच क्या हुआ और जितना मैं खुद को जानता हूँ मैं कुछ भी नहीं किया होऊंगा। जिसे सुनकर विंग उसके कानों के ओर झुकते हुए कहता है कि किसने कहा कि आपने किया, वो सब कुछ मैंने किया था। कहते हुए वो वांगजी की ओर झुकने लगता है ताकि वो उसे किस कर सके, जिस चीज़ को वांगजी भी अपोज और नहीं कर पाता और वो खुद को सरेंडर कर देता है विंग के बाहों में क्योंकि उसे डिस्कस्टिंग नहीं बहुत ही ज़्यादा सेफ महसूस हो रहा था विंग के बाहों में। जो चीज़ उसे महसूस करना गलत तो है वो खुद जानता है लेकिन फिर भी वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तभी अचानक से जियानचन का आवाज़ सुनाई देता है जो वांगजी के कैबिन के अंदर घुसते हुए बिना देखे कहता है कि यहाँ पर सिग्नेचर कर दो, तुम्हारे सिग्नेचर के बिना मैं इसे आगे पहुँचा नहीं सकता। ऐसा कहते हुए जब वो अपना नज़र को ऊपर करता है उसके बाद वो पूरी तरह से गुस्से में भर जाता है और उसका आँख पूरी तरह से रेड हो जाता है, जिसे देखकर अचानक से विंग वांगजी से दूर हो जाता है। भी विंग कहकर जियानचन बहुत तेज़ी से चिल्लाता है और उसकी ओर देखकर कहता है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें नहीं लगता ये बदतमीजी है और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि एक प्रोफेसर को ऐसा हरास करने के लिए। जिसके बाद वो तेजी से आगे बढ़कर जाकर विंग को खींचते हुए बाहर लेकर आने ही वाला था। तभी अचानक से इस चीज़ को कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो हुआ, यानी कि लान वांगजी अपने आप को ठीक करते हुए उसके ओर देखकर कहता है चान उसे छोड़ो। उसके टोन में थोड़ा घबराहट तो था लेकिन वो अथॉरिटी था, जिसके चलते जियानचन विंग के कॉलर को तुरंत ही छोड़ देता है। तभी वांगजी अपना बातें को बढ़ाते हुए कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। तभी जियानचन कहता है क्या तुम कह रहे हो उसने कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा है, वो तुम्हारे ऊपर लीन हुआ था। वेट अ मिनट, कहीं तुम दोनों, ऐसा कहकर वो चुप हो जाता है और घृणा की भरी नज़रों से उन दोनों को देखने लगता है। तो ये सिर्फ विभूषण की गलती नहीं है, ये आप दोनों मिलकर ये कॉलेज के रेपुटेशन को मिटा रहे हो। ऐसा कहकर वो अपने फ़ोन को निकालता है और उन दोनों को बिना देखे कहता है कि मैं ये मेक श्योर करूँगा कि ये कॉलेज के रेपुटेशन को कोई मिटा ना सके और मैं कल ही प्रोफेसर की मीटिंग को बुलाऊंगा और मैं मेक श्योर करूँगा कि सबके आगे तुम दोनों का ये कारनामा आए और उनके बाद जो वो लोग डिसीजन लेंगे वो हम मानेंगे, क्योंकि जो तुम लोग कर रहे हो वो गुसू यूनिवर्सिटी के रूल्स रेगुलेशन से खिलाफ है। जिसे देखकर वांगजी उसे रोकने ही वाला था लेकिन उससे पहले ही विंग गुस्से में जियानचन के हाथों को पकड़ लेता है और अपने टोन को थोड़ा हेवी करते हुए कहता है कि तुम खुद को क्या समझ रहे हो, क्या तुम दूध के धुले हुए हो जो कि हम लोगों को ब्लेम कर सके।
ऐसा कहकर वो जियानचैन के हाथों से अपने उसके फ़ोन को निकाल लेता है और उसे दूर पर फेंक देता है, जिसके बाद वो अपने पॉकेट उनको निकाल कर एक फ़ोटो को खोलता है और उसके जियानचैन के सामने करता है। तभी उइंग कहता है कि तो ये क्या है, अगर हम दोनों जो कर रहे हैं वो गलत है तो गुस्सू यूनिवर्सिटी के रूल्स के मुताबिक जो तुम लोग कर रहे हो वो भी गलत है। ऐसा कहकर वो उस फोटो को जूम करते हुए जियानचैन को दिखाता है। ऐसा कहते हुए उसके वॉइस में एक अथॉरिटिवनेस सुनाई दे रहा था, जिस चीज़ से वांग जी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि उइंग जैसा चुलबुला इंसान इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है। तभी उइंग अपने बातों को बढ़ाते हुए कहता है कि अब क्या कहना चाहते हो, समझौता करें या चलो मिलकर चारों लोग इस यूनिवर्सिटी से निकल जाते हैं। जिसे सुनकर जियानचैन अपने नर्वसनेस को और छुपा नहीं सकता। उसके बाद वो उन लोगों की ओर थोड़े चिड़चिड़े मन से घूरते हुए कहता है कि लेकिन फिर भी मैं ये मेक श्योर करूँगा कि तुम लोग कभी भी एक नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे फैमिली में गे मैरिज कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। खास करके वांग जी, तुम्हारा जो अंकल है लांचीरन, वो तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जिसे सुनकर वांग जी और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो कहाँ पर आ गया है। और वांग जी, अब हमारा जो बचपन का फ्रेंडशिप था मैं यहीं पर ब्रेक करता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हें अपने ब्रदर के लाइफ में नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उइंग एक लड़की से शादी करे और अपने फैमिली को आगे बढ़ाए, ना कि तुम्हारे जैसा आइस पर्सन से प्यार करे जिसे किसी भी तरह का इमोशन फील नहीं होता, जो किसी से बातें करना भी पसंद नहीं करता। इतना ज़्यादा हार्श वर्ड को जब लानवांग जी अपने बचपन के दोस्त के मुंह से सुनता है तो वो अपने इमोशन को रोक नहीं पाता और वो उसके आंखों से झरझर आंसू बहने लगता है, जिसे जब ओइंग देखता है तो वो भागकर उसके आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहता है कि वांग जी का अब रो क्यों रहे हो। ऐसा कहकर वो उसे गले लगा लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है जियानचैन नफरत भरी आंखों से उन दोनों को देखते हुए वहां से अपने फ़ोन को लेकर निकल जाता है। तभी वांग जी रोते हुए उइंग को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो। तुमने सुना ना जियानचैन ने क्या कहा, मैं किसी के प्यार के भी लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक आइस पर्सन हूँ। आइस किसी के साथ का काबिल नहीं है। ऐसा कहकर वो और भी ज़ोरों से रोने लगता है। तभी उइंग कहता है उस इंसान के बारे में बातों को सोच कर रो रहे हो, इसके आपके लाइफ में किसी भी तरह का इम्पोर्टेंस नहीं है। आप ये मत भूलो आप मेरे हो, तो मेरा ओपिनियन आपको मैटर करना चाहिए, ना कि दूसरों का। और मुझे जितना पता है, किसी को पता चले या नहीं, लेकिन मुझे पता चलता है आप कब खुश होते हो, कब गुस्सा करते हो और कब दुखी होते हो। किसी और को पता चले या ना चले, मुझे तो पता चलता है। तो इसके अलावा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और मैं आज आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे होते हुए आपको कोई भी ठेस नहीं पहुँचा सकता। वो इंसान अगर मेरे भाई भी हो तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। जो बात सुनकर वांग जी मुस्कुरा देता है, जिसके बाद वांग जी अपने आँख को मूंद लेता है और उइंग को गले में और टाइटली गले लग जाता है। आज एक प्रोफेसर जो पूरे गुसो यूनिवर्सिटी में अपने स्ट्रिक्टनेस के लिए फेमस है, वो अपने एक स्टूडेंट के बाहों में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। उस वक्त को तो उइंग ने वांग जी को संभाल लिया था, लेकिन हमारे वांग जी के मन में जियानचैन के वो बात बस गया था जब उसने कहा था कि हम उन लोगों के फैमिली ये रिश्ते को बिल्कुल भी मंजूरी नहीं देंगे। और तब जिस चीज़ से हमारा वांग जी घबरा रहा था, जिसके चलते उसे नींद भी नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि उसका जो बड़ा भाई है वो भी रूल रेगुलेशन से कितना प्यार करता है और कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो उसका अंकल लांचीरन है, जिन्होंने गुस्सू यूनिवर्सिटी के इतने सारे नियम्स बनाए हैं। और वांग जी के वो अटूट इंसान जिन्होंने उसे पाला है,
जब उनके मॉम डैड के एक्सीडेंट से डेथ हो गया था। उसके अलावा उसे यह डर था कि उन लोगों के ये रिश्ते के चलते उसके भैया और भाभी के बीच के जो सुंदर सा रिलेशनशिप है वो टूट ना जाए। ऐसे ही वो रात गुजर जाता है। दूसरे दिन हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि बेखौफ ही डीन के ऑफिस के अंदर एंटर करता है, यानी कि लांसेचन के ऑफिस के अंदर। तभी वो देख पाता है कि लांसेचन के बगल में उसका बड़ी बहन यानली बैठी हुई। तो उनके सामने और कोई नहीं, उसका एकलौता प्यार वांगजी था, जिसे देखकर वो नोट करते हुए जाकर वांगजी के बगल वाले चेयर पे बैठ जाता है और उन दोनों की ओर देखकर कहता है कि सीजे, आप लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। जो बात सुनकर यानली हंसते हुए कहते हैं कि मैंने सुना है कि मेरे भाई को अब बिजनेस मैनेजमेंट इतना ज़्यादा भाग गया है कि वो रात रात भर प्रोफेसर के कैबिन में बैठकर पढ़ाई कर रहा है। जो बात सुनने के लिए प्यारे श्यानुंग नर्वसनेसली एक दूसरे को देखने लगते हैं, जिसके बाद यानली ये नोटिस कर पाता है कि जो वांगजी था उसका कान पूरी तरह से लाल हो चुका था, जिसे देखकर यानली हंसते हुए कहता है कि तुम लोग ये सोच रहे हो कि हम लोगों को कैसे पता चला, क्योंकि आज सुबह जियानचन ने हम लोगों को कॉल करके तुम दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया था। जिस बात को सुनकर विंग थोड़ा चिढ़ने लगता है। तभी यानली कहता है कि उसे माफ़ कर दो, लेकिन मैं गुस्सा हूँ। तुम लोगों ने इतना बड़ा बात मुझसे कैसे छुपा लिया। मैं तुम दोनों के बहुत ही ज़्यादा करीब हूँ, लेकिन फिर भी तुम दोनों ने मुझसे ये बात क्यों शेयर नहीं किया। जिसे सुनकर विंग कहता है, क्या सिजे, मैं आपको क्या बताता कि मैं आपके ब्रदर इन लॉ से बचपन से ही प्यार करता हूँ, जब से मुझे लव का मतलब मालूम हुआ है। और क्या मैं आपको ये बताता कि आपका छोटा भाई एक गे है, जबकि मुझे ये मालूम भी नहीं कि आप इस चीज़ को कैसे लेते। और ये सब चीज़ों को तो छोड़ो, आपके ब्रदर इन लॉ को मनाने के लिए मुझे कितना पापड़ बेलना पड़ा। जिसे सुनकर यानली थोड़ा एक्साइटेड होते हुए विंग की ओर देखकर कहता है, तुमने क्या किया, मुझे भी ज़रा बताओ। जिसे सुनकर विंग कहता है कि जिस दिन आप लोगों का एंगेजमेंट सभी के अनाउंस कर दिया गया था, तभी सिचन उस कॉन्वर्सेशन में जंप लेते हुए कहता है कि क्या तुम उस दिन की बातें कर रहे हो जब हम लोग वांगजी के वापस आने के लिए पार्टी थ्रो किए थे। तभी विंग अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहता है कि उस दिन मैंने ही वेटर से कहकर आपके ब्रदर को ड्रिंक करवा लिया था और मैंने ही उसे होटल रूम में लेकर उसे पूरी तरह से नेकेड करके अपने बगल में सुला लिया था, जिससे के चलते आपके ब्रदर को ये लगता है कि अब तक के हम दोनों उस रात एक साथ थे। जिस बात को सुनकर सिचन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। यानली अपने मुंह पर अपने हाथ को रख देता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसका ब्रदर ये सब कुछ कर सकता है, वो भी सिर्फ वांगजी को पाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ वांगजी का कान पूरी तरह से खड़े हो जाता है, क्योंकि अब उसे पता चल रहा था कि उस दिन उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। तभी वो गुस्से में खड़ा होते हुए विंग की ओर देखकर कहता है कि क्या तुमने क्या कहा, उस रात कुछ नहीं हुआ था। तो तुम सब इतने दिनों तक जो मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे थे वो क्या था। तभी विंग हंसते हुए कहता है कि वो तो बस मैं आपको एहसास दिलाना चाहता था कि मैं काबिल हूँ आपके ख्याल रखने के लिए। आप मुझे हमेशा ये कहकर मना कर देते थे कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ। मैं तो बस आपसे 5 साल छोटा हूँ और अब तो मैं फाइनल ईयर भी कर रहा हूँ। मैं 1 साल के अंदर अंदर अपने कंपनी को खड़ा कर दूंगा। ऐसा कहकर वो अपना बनी वाला टीथ दिखा देता है, जिससे सुनकर वांगजी और ज़्यादा कुछ नहीं कह पाता और अपने पैर को पटकते हुए विंग से गुस्सा दिखाने के लिए उसके और से अपने मुंह को फेर देता है। तभी सिचन यानली की ओर देखकर कहते हैं कि तुम्हारा ब्रदर बहुत ही ज़्यादा सिमलेस है, बिल्कुल मेरे लांझन से पूरी उलट। जिसे सुनकर यानली भी मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता था कि उनका ब्रदर बहुत ही बड़ा सिमलेस है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो ये सारी चीज़ों को अपने इतना बड़ा अचीवमेंट की और तौर पर अपने यानली और अपने ब्रदर इन लॉ को बताएगा इतना सेमलेसली। तभी हमें दिखाया जाता है
वांग जी गुस्से में उस कैबिन से ना किसी को ग्रेड किए वहाँ से निकल जाता है, जिसके पीछे पीछे उइंग भी भागकर चला जाता है ताकि वो अपने वन एंड ओनली लव को मना सके। जिसके बाद हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जब वांग जी अपना काम खत्म करने के बाद अपने कार से अपने घर को जाने ही वाला था, तभी उइंग कार के सामने खड़ा हो जाता है ताकि वांग जी कहीं पर ना जा सकते, जिससे देखकर वांग जी झल्लाते हुए बाहर निकल आकर उसकी ओर घूरते हुए कहता है कि तुम करना क्या चाह रहे हो, मुझे जाने दो, मैं अभी घर जा रहा हूँ। जिसे सुनकर उइंग कहता है मुझे सिर्फ थोड़ा वक्त दे दो। ऐसा कहकर वो वांग जी के हाथों को पकड़कर अपने बाइक की ओर ले जाता है और उसे हेलमेट पहनाते हुए कहता है कि बस मुझे 2 घंटे दे दो, मैं 2 घंटे में तुम्हें मना कर दिखाऊंगा कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया। जिसके बाद वो वांग जी को लेकर उस कैंपस यानी कि गुसू यूनिवर्सिटी के थोड़े दूर जाकर पर एक बहुत बड़े बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहाँ पर अपने बाइक को रोक देता है और वांग जी को उतरने के लिए कहता है। तभी वांग जी कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। जिसे सुनकर उइंग कहता है कि अच्छा होगा कि तुम बिना कोई बातें किए बस थोड़ी देर के लिए चुप रहो, क्योंकि मुझे जितना मालूम है कि तुम्हें ये सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पर जब वांग जी को उइंग लेकर जाता है तो और उस फ्लोर का जब लिफ्ट ओपन होता है, उसके चारों तरफ को देखकर वांग जी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके चारों तरफ वांग जी के बचपन से लेकर अब तक के सारे खूबसूरत पलों का पिक्चर्स है, जो उइंग ने कब क्लिक किया उसे भी मालूम नहीं। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे इतने पिक्स थे जो कि उसके बचपन के थे, यानी कि जब उइंग पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो सब कुछ वो कहाँ से कलेक्ट किया, लेकिन वो सब कुछ वहाँ पर प्रेजेंट था। जिसे देखकर वांग जी कहता है कि लेकिन ये सब कुछ तुम कहाँ से लाए हो। तभी उइंग कहता है कि ये सब कुछ मुझे कलेक्ट करने के लिए मुझे कितना सारा चोरी करना पड़ा है, आपको पता है। जिसे सुनकर वांग जी शौक होते हुए कहते हैं क्या तुम चोरी किए हो। जिसे सुनकर उइंग अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहता है कि हाँ, मैं बचपन से जब भी आपके घर पर जाता हूँ हमेशा एक एक पिक्चर्स आपका चुरा लेता हूँ, और एक एक पिक्चर लाने की वजह से किसी को पता भी नहीं चलता है कि आपका एक पिक्चर गायब हुआ है। ऐसा ऐसा कहते हुए उइंग अपना इमोशन सा फेस दिखाते हुए आउट बनाने लगता है, जिसे देखकर वांग जी अपना इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता और जाकर उइंग के लिप्स को किस कर लेता है। और भी अचानक से वांग जी एक किस को ब्रेक करते हुए उइंग की ओर देखकर कहता है कि लेकिन ये बिल्डिंग किसका है। तभी उइंग हंसते हुए कहता है कि ये बिल्डिंग मैंने रेंट पर लिया है अपने फ्यूचर के कंपनी बनाने के लिए, जिसके लिए मैंने फंड्स भी कलेक्ट कर लिया है। जो बात सुनकर वांग जी कहता है क्या तुम ये सब कुछ कब किए। तभी उइंग कहता है कि मुझे पता था कि सिर्फ आपको प्यार करना मुझे एलिजिबल नहीं बना लेता आपको पाने के लिए, क्योंकि मैंने देखा कि आपको पाने के लिए इस चाइना के कितने सारे बड़े बड़े लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं और उसमें लड़के के साथ साथ लड़के भी हैं, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया आपको परफेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि मैं चाहता था कि जब आप किसी को भी अपने पार्टनर की ओर चुनना चाहो तो वो इंसान सबसे पहले मैं हूँ। मैं आपका वो वन एंड ओनली चॉइस बनना चाहता था। जो बात सुनकर वांग जी के आंखों से आंसू निकलने लगता है। तभी उइंग उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है कि क्या सर, आप हमेशा छोटे छोटे बातों पर रोने लगते हो। आप ये मत भूलो कि आप मुझसे बड़े हो। तभी वांग जी हंसते हुए कहता है कि लेकिन हमारे रिश्ते में मैं तुम्हारे ऊपर इमोशनली डिपेंड तो हो सकता हूँ ना। जो बात सुनकर उइंग कहता है बिल्कुल आप हो सकते हो, मैं सिर्फ आपका ही तो हूँ, आप मुझे जैसे भी चाहे इस्तेमाल कर सकते हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जब वहाँ से हमारे शियानवांग निकल रहे थे, तभी दूर पे एक कार उन लोगों को देखकर स्मिक करता है। वो और कोई नहीं सोंगलान था, जो कि हमेशा उइंग से बैर करता था, क्योंकि उइंग कॉलेज का सिर्फ पढ़ाई में टॉपर नहीं था, वो स्पोर्ट्स से लेकर हर चीज़ में परफेक्ट था और वो हमेशा उइंग की तरह बनना चाहता था। और जब
वो वांगजी को देखा था तब वो वांगजी से अट्रैक्ट हो गया था और वो वांगजी को पाना चाहता था, लेकिन अब वो भी उनके पीछे पागल है, जिसे देखकर वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो अपने मन में ये सोच लेता है कि वो उन दोनों के जो रिलेशनशिप है उसे रिवील कर देगा पूरी दुनिया के सामने। ऐसा सोचते हुए वो एक पिक्चर क्लिक कर लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाता है। इस कुछ दिनों में हमारे शियानवांग एक दूसरे के साथ जब यूनिवर्सिटी में होते हैं तो प्रोफेशनली बिहेव करते हैं, लेकिन जब उनको वक्त मिलता है तो वो एक दूसरे के साथ वो क्वालिटी वक्त में स्पेंड करते हैं एज ए लवर। लेकिन उन लोगों को ये बिल्कुल भी मालूम नहीं था ये उनका ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलती होने वाला है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को कोई नोटिस करे या ना करे, लेकिन सोंगलन हाथ धोकर ये सारी चीज़ों को एविडेंस बना रहा था ताकि ये सारे एविडेंस को दुनिया के सामने प्रेजेंट कर कर वो उइंग और वांगजी के जो रेपुटेशन है उसे बर्बाद कर सके। तभी हमें दिखाया जाता है अचानक से एक दिन उइंग को एक खबर रिसीव होता है जिसमें उनके जो खूबसूरत पल है उस सारे पलों का एक धुंधला हो, कहीं पर धुंधला और कहीं पर जो क्लियर पिक्चर है वो सब कुछ था, और जिसके पीछे एक नोट लिखा गया था, अगर इस सारी चीज़ों का जवाब जानना चाहते हो तो मुझे आज रात को ग्राउंड पर आकर मिलो। जो बात पढ़ने के बाद उइंग की आंखों में खून उतर आता है, क्योंकि उसे खुद की परवाह नहीं थी, लेकिन वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ये सब कुछ के चलते वांगजी का रेपुटेशन और लैन फैमिली का जो रुतबा है वो कहीं से इधर से उधर हो। फिर वो अपने नज़र को चारों तरफ दौड़ाने लगता है ताकि वो इंसान को ढूंढ सके जिसने ये लिफाफा को उसके डेस्क के नीचे रखा था। तभी उसका नज़र वांगजी की ओर चला जाता है जो कि शांति से पढ़ा रहा था। तभी वो मन में सोच लेता है कि वो ये सारी चीज़ों का खात्मा करके रहेगा, क्योंकि वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता वांगजी का जो पीसफुल लाइफ है वो कहीं से इधर बर्बाद हो। तभी वांगजी ने अचानक पढ़ाते हुए जब उनका नज़र उनके ऊपर पड़ा तो हमें दिखाया जाता है कि वांगजी ये समझ गए कि कुछ तो गलत हुआ है जो उनको परेशान कर रहा है। इसीलिए वो तुरंत ही अपने फ़ोन को निकल कर एक मैसेज उनको सेंड कर देते हैं जिसमें ये लिखा गया था कि क्लास के बाद आकर उसे उनके कैबिन पर मिले। जो बात सुनकर विंग भी थोड़ा मुस्कुराते हुए वो मैसेज को रीड करता है और उसके बाद अपने फ़ोन को जेब में रख लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब वेबुशियन जाकर वांगजी को ग्राउंड में रात को जाने के बारे में बताता है, जिसके बाद वांगजी पूरी तरह से पेल पड़ जाता है। तभी अचानक से जब विंग वांगजी को वो सारे पिक्चर्स दिखाता है तो वांगजी का जो डर उसके फेस पर होना चाहिए तो वो बिल्कुल नहीं था। जो चीज़ सोंगलन एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उसके जगह पर एक डिटर्मिनेशन था और वो गुस्से में विंग की ओर देखकर कहते हैं कि तुम वहाँ पर अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ मैं जाऊँगा। ऐसा कहकर वो विंग की ओर देखकर कहते हैं कि और मेरा डिसीजन फाइनल है, इस चीज़ में मैं तुम्हारा किसी भी तरह का भेस सुनना नहीं चाहता। जो बात सुनकर विंग भी अपने सर को हाँ में हिला देता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब पूरा कॉलेज यानी कि यूनिवर्सिटी बंद हो गया था। तभी हमारे प्यारे शियानवांग अपने एक दूसरे के हाथ को पकड़कर ग्राउंड की ओर जाते हैं और तो जाने के बाद देख पाते हैं कि उनके सामने और कोई नहीं सोंगलन था, जिसे देखकर जी कहता है कि सोंगलन ये सब क्या है, ये सब कुछ तुम कर रहे थे। जो बात सुनकर सोंगलन मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने ये मैसेज विंग को दिया था कि यहाँ पर आने के लिए, लेकिन ये क्या, उसके साथ साथ उसका पेट टीचर भी यहाँ पर आ गया, जो एक टीचर होते हुए भी अपने स्टूडेंट के आगे अपने पैर को फैलाना गलत नहीं समझता है। जो बात सुनकर विंग का जो हाथ है वो गुस्से में बंद हो जाता, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करता है क्योंकि वो देखना चाह रहा था कि उसका लांजन इस चीज़ का कैसे सामना करेगा। तभी लालवांग जी थोड़ा आगे जा सोंगलन के मुंह पर एक घूसा मारते हैं, जिसके बाद सोंगलन के मुंह से ब्लड निकलने लगता है
और तभी वांगजी गुस्से में कहता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम बहुत सारे पिक्चर्स भेज कर करना क्या चाह रहे हो। तभी सोंगलान कहता है कि मैं सिर्फ ये चाहता था कि आपका जो मास्टर है यानी कि आपका टॉप विंग मुझे नाक रगड़ कर माफ़ी मांगे। जो बात सुनकर वांगजी कहता है कि लेकिन क्यों, वो तुमसे क्यों माफ़ी मांगेगा। तभी विंग कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब कुछ तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम ये सह नहीं पाए कि मेरा पॉपुलैरिटी तुमसे कहीं ज़्यादा है। मैं तुमसे हर चीज़ में अव्वल हूँ। जो बात सुनकर सोंगलान कहता है कि ठीक कहा, क्योंकि मैं हमेशा से इस यूनिवर्सिटी में टॉप करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे वजह से मैंने आज तक कभी भी टॉप नहीं कर पाया। तुम्हें क्या पता कैसा महसूस होता होगा जब घर पर जाकर तुम्हारा ये जो रिजल्ट है दिखाते होंगे। मुझे कितना सुनना पड़ता है इस सब के वजह से। जो बात सुनकर वांगजी कहता है कि तो अपने पढ़ाई को इम्प्रूव ना करते हुए यहाँ पर आ गए ब्लैकमेल करने के लिए, तो तुम करना क्या चाह रहे थे, ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा। तभी सोंगलान चिल्लाते हुए कहता है कि सेटिस्फैक्शन, मैं एक ना एक दिन मैं चाहता था कि विंग मेरे आगे अपने सर को झुकाए, और आज ये सब चीज़ों के चलते आज झुका था, लेकिन आप यहाँ पर आकर सब कुछ गड़बड़ कर दिए हो। लेकिन फिर भी मेरे पास चांस है, मैं फिर भी ये सारे वीडियोस को भेज सकता हूँ। जब भी वांगजी हंसते हुए कहता है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं भी एक वीडियो मेरे पास है जिसे मैं भेजकर तुम्हें जेल पहुंचा सकता हूं। जो बात सुनकर सोंगलान का हाथ रुक जाता है और वो थोड़ा डरते हुए वांगजी की ओर देखकर कहता है कि आप झूठ बोल रहे हो, आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी वांगजी कहता है कि क्या लगा, मुझे पता नहीं चलेगा कि ये सारे पिक्चर्स किसने क्लिक किए होंगे। मेरे पास ये पहले से ही एविडेंस था कि ये सब कुछ तुमने किया है, क्योंकि मेरे ऑफिस के सामने एक कैमरा है जिसे मैंने ही इंस्टॉल किया था, जो कि एक हिडन कैमरा है जिसमें तुम कैप्चर हो गए थे। और मेरे पास जो है वो कुछ और नहीं, तुम्हारा वो पिछले सेमेस्टर का क्वेश्चन चुराने का वीडियो, जब तुम जाकर डेन के ऑफिस से क्वेश्चन चुराए थे। जो बात सुनकर सोंगलान के हाथों से उसका फ़ोन छूट जाता है और वो कहता है कि लेकिन लेकिन आपने मुझे तब क्यों नहीं बताया, जब आपको पहले से ही पता था कि उस क्वेश्चन लीक में मेरा हाथ था। तभी वांगजी कहता है कि जो कुछ भी हो जाए तुम मेरा स्टूडेंट हो, और मैं चाहता था कि मैं तुम्हें एक चांस दूँ सुधरने का, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा वो चांस इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, वो भी मेरे लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सोंगलान शॉक होते हुए अपने वीडियो को डिलीट कर रहा था, क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था वो शांत दिखने वाला प्रोफेसर इतना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है जब वो अपने पर आए। उसके बाद वो वांगजी से माफ़ी मांगकर वहाँ से चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि विंग मुस्कुराते हुए वांगजी को पीछे से हक कर लेता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरा झानगा इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकते हैं जब वो दूसरों को धमकाते होंगे। ऐसा कहते हुए वो वांगजी के कानों के ईयरलफ को किस कर लेता है, जिस चीज़ से लानवांगजी बहुत ही ज़्यादा सेंसुअल फील करता है और वो अपने सर को झुका लेता है विंग के कंधे पर। तभी वांगजी अपने होश में थोड़ा आने के बाद कहता है कि विंग, ये मत भूलो कि ये हमारा यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर कुछ नहीं। तभी विंग कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो आज तुम अपने घर नहीं मेरे फार्म हाउस जाओगे, जो कि यूनिवर्सिटी के पास में ही है। जिसके बाद वांगजी भी कुछ नहीं कहता और वो पीछे पीछे विंग के चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन। यहाँ पर हमारे शियानोंग को लग रहा था कि उन्होंने सारे जो चिंता है उनके लाइफ के वो सब कुछ दूर कर दिया है और वो शांति से अपने रूम पर सो रहे थे। वो भी वांगजी विंग के बाहों में था, लेकिन उन लोगों के कपड़ों से ऐसा पता चल रहा था कि उन लोगों ने अभी तक अपना जो बाउंड्री है उसे क्रॉस नहीं किया था। तभी अचानक से उन दोनों को फ़ोन एक साथ रिंग होता है, जिसे सुनने के बाद वो दोनों हड़बड़ा जाते हैं और जब उठकर अपने अपने फ़ोन को चेक करते हैं तो उन लोगों को मालूम होता है ये फ़ोन कहीं और से नहीं उनके घर से आया था। तभी पहले जब विंग अपने कॉल को रिसीव करता है तो उसके सामने
उसका मॉम कहते हैं कि तुरंत ही लान हाउस आओ। जो बात सुनकर उन शौक हो जाता है और उसके मॉम से पूछता है, आज इतने सुबह सुबह आप लान हाउस में क्या कर रहे हो। जो बात को जब उसके बगल में बैठे हुए वांगजी सुनता है तो भी वो भी बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ा जाता है और अपने फ़ोन को लेकर बालकनी की ओर चला जाता है ताकि वो शांति में बातें कर सके। वहीं जब वांगजी अपने कॉल को रिसीव करता है, वहीं दूसरी तरफ से चिरान गुस्से में वांगजी की ओर दहाड़ते हुए कहते हैं कि वांगजी, तुम कहाँ पर हो। मुझे पता चला कि तुम रात भर घर पर वापस नहीं आए हो। तुम जहाँ भी हो मुझे अभी जानना नहीं है। बस मैं तुम्हें 1 घंटा दे रहा हूँ, तो तुरंत ही घर पर आ जाओ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे शियानवांग हड़बड़ाते हुए अपने आप को तैयार करते हैं और लान हाउस एक साथ चले जाते हैं। उसके बाद जब इनका बाइक वांगजी के घर के आगे रुकता है तो वो नोटिस कर पाता है कि उनके गैरेज में वे फैमिली का भी गाड़ीज है, जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाते हैं। तभी जब वो लोग अंदर जाते हैं तो देख पाते हैं कि ड्राइंग रूम पर सभी लोग बैठे हुए थे, पूरी वे फैमिली एंड लान फैमिली। वहीं तब जब लान किरण का नज़र हमारे शियानवांग पर पड़ता है तो वो अपने सीट से खड़े होकर गुस्से में दहाड़ते हुए कहते हैं, मैं ये क्या सुन रहा हूँ। ऐसा कहकर उन लोगों के सामने वो सारे पिक्चर्स को फेंक देते हैं जो कि किसी ने ऑनलाइन के डिलीट करने से पहले वो सारे चीज़ों को सेव करके लान फैमिली एंड वे फैमिली को भेज दिया था, जिसके चलते ये सब कुछ अभी हो रहा है। जिसे देखकर लानवांग जी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो अपने सर को झुका लेता है। तभी चिरन चीखते हुए कहते हैं कि मैं ये क्या सुन रहा हूँ, मेरा छोटा नेफ्यू वो भी एक गे है। क्या तुम्हें ये नहीं पता, ये हमारे घर के रूल्स के खिलाफ है। जो बात सुनकर वहीं कहता है कि मैं ये क्या सुन रहा हूँ, आपके घर पर भी रूल है और उसमें यह लिखा है कि एक इंसान गे नहीं हो सकता। ये सब क्या है, क्या आपको नहीं पता है, ये एक बायोलॉजी है। कोई इंसान किससे पसंद करेगा वो आप कैसे चूज़ कर सकते हो। वो तो उस इंसान पर डिपेंड करता है ना, जो किसी को पसंद करेगा या नहीं। जो बात सुनकर चिरन अपने हाथों में जो स्टिक पकड़े हुए थे वो वहीं की ओर फेंक देते हैं, जिसे देखकर वांगजी तुरंत ही वहीं के सामने आ जाता है और वो स्टिक जाकर वांगजी के सर पर लगता है। तभी चिरन बिना कोई टेंशन लिए बस गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। तुम्हें प्यार करने के लिए दुनिया में और कोई नहीं मिला, बस ये विंग जो हमेशा मेरे रूल रेगुलेशन के ऊपर क्वेश्चन उठाता रहता है। उसे ये बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कि वो एल्डर से कैसे बिहेव करे, किसी के जो रूल्स है उसे कैसे रेस्पेक्ट शो करे। और उसके अलावा तुम ये कैसे भूल गए कि तुम उसके टीचर हो। एक टीचर होकर अपने स्टूडेंट से कैसे प्यार कर सकते हो। तभी वांगजी अपने टोन में रेस्पेक्ट भरकर कहता है कि अंकल, विंग आवारा नहीं है, बस वो हमेशा सही को सही कहता है और गलत को गलत। वो अपने जो ओपिनियन है उसे अपने अंदर रोक कर नहीं रख सकता। जो बात सुनकर चिरन गुस्से में थरथराते हुए अपने हाथों को क्लैप करते हुए कहते हैं कि देखो, अब इस इंसान की वजह से मेरा जो नेफ्यू हमेशा मेरे सामने रेस्पेक्ट के चलते कुछ नहीं कहता था, वो भी अपना मुंह खोलने लगा है। ये सब कुछ चल क्या रहा है। अगर ऐसी बात है मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं तुम लोगों के रिश्ते को मंजूरी भी नहीं दूंगा। जिसे सुनकर वांगजी कुछ नहीं कहता और अपने सर को झुका लेता है। तभी सिचन आगे आकर चिरन के आगे खड़े होते हुए कहते हैं, लेकिन अंकल, आपको गलत लग रहा है। बस लानवांग जी विंग से प्यार करता है और विंग लानवांग जी से, इसमें गलत क्या है। बस उन लोगों का लड़का होना या उन दोनों का टीचर स्टूडेंट होना। अगर ऐसी बात है तो मैं लानवांग जी को कह दूंगा कि वो अपना जो प्रोफेसरशिप है यहाँ से छोड़ दे। जो बात सुनकर चिरन कहता है कि तुम पागल हो गए सिचन, तुम अपने भाई का साथ दे रहे हो इतना गलत करने में। क्या तुम्हारा भी जो सर है उसे ये विंग ने ख़राब कर दिया है, या उसके इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा बुरा है तुम्हारे ऊपर। जो बात सुनकर विंग थोड़ा अपने वॉइस को डीप करते हुए कहता है कि अंकल, मैं अब तक इसीलिए आपको
रेस्पेक्टफुली बातें कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे वांगजी के अंकल हो। लेकिन अगर कोई और होते तो मैं अब तक आपको जवाब दे देता। देखिए, आपके पीछे मेरे भी मॉम डैड खड़े हैं, लेकिन उनके फेस से ऐसा लग रहा है कि उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इतना ज़्यादा दिक्कत क्यों है? क्या आप अभी भी वो प्राचीन संस्कृति से बंधे हुए हो? उस कल्चर का आप क्या करोगे अगर आप उस अपने जिद के चलते लानवंग जी की शादी एक लड़की से करवा भी दोगे, लेकिन आपका जो नेफ्यू है वो उसे प्यार नहीं कर पाएगा क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है और मैं उससे। तभी चिरन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मेरा जो चिंताधारा है वो पिछड़ा ही सही, लेकिन मैं फिर भी तुम लोगों के रिलेशनशिप को मंजूरी नहीं देता हूँ। और वांग जी, तो मैं चांस देता हूँ कि तुम मेरे यानी कि लैंड फैमिली और इस लड़के में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। अगर तुम लैंड फैमिली में रहते हो तो तुम ये विंग को भूल जाओ। अगर इसके अलावा विंग को चूज करते हो तो तुम लैंड फैमिली से अपना सारा नाता तोड़ दोगे और लैंड सरनेम भी टेक नहीं करोगे। जो बात सुनकर वांग जी बिना फ्लिंच किए तुरंत ही जवाब देते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है अंकल तो मैं विंग को चूज करता हूँ। ऐसा कहकर वो विंग के हाथ को पकड़ चिरण को आखिरी बार बो करता है और उसके बो करते हुए ही उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने डिसीजन को बिना चेंज किए विंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। के बाद हमें दिखाया जाता है जंगल में आग की तरह ये न्यूज़ पूरे चाइना में फैल जाता है, जिसमें कुछ लोग उन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग चिरन की तरह अपोज। लेकिन ये सारे चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए हमारे शियानुआंग अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाने लगते हैं। सबसे पहले वांग जी एंड विंग गुस्सू यूनिवर्सिटी को छोड़ देते हैं और उसके बाद पूरे 2 साल के बाद जो कंपनी शुरू करने वाला था वो अभी एस्टेब्लिश हो गया था और वांग जी के साथ के चलते उसका जो कंपनी था वो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहा था और वो धीरे धीरे चाइना का सबसे मशहूर कंपनियों में गिनने लगा था। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कॉरपोरेशन के अंडर जितने सारे यूनिवर्सिटीज वगैरह आते थे उसमें बहुत सा फंड की कमी होने लगा था क्योंकि सभी लोग अभी वो दूसरे बिजनेस में खास करके विंग की ओर झुक रहे थे। वो सभी लोग विंग के गुड बुक्स में आना चाहते थे, जिसके चलते वो गुसू यूनिवर्सिटी को बॉयकॉट करने लगे थे, जिसके चलते एक दिन लानचिरन को बोर्ड मीटिंग में बुलाया जाता है और वहाँ पर डिसीजन लिया जाता है कि सबसे अच्छा होगा कि उनके कंपनी के लिए एक इन्वेस्टर को ढूंढा जाए और अब के सिचुएशन के मुताबिक सबसे अच्छा इंसान होगा शिवा टेक के मालिक वेबुशियन। जो बात सुनकर लानचिरन बिना चाहते हुए भी हाँ कर देते हैं क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट है उनका कंपनी, इसीलिए वो अपने ईगो को साइड में रख देते हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ हमारे प्यारे शियानुआंग को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से बदल गए थे क्योंकि उनमें से एक जो कि हमारा टॉप है यानी कि वेबुशियन वो शिवा टेक के हर पर्सन थे। वहीं दूसरी तरफ उनका जो बॉटम पार्टनर है यानी कि लानवांग जी वो शिवा टेक के सीईओ हैं, जिनके ये पूरा मेहनत ही था जो उन लोगों को अभी ये मुकाम पर लाकर खड़ा किया है। हमारा विंग जितना भी डोमिनेटिंग हो जाए बिजनेस के सिलसिले में, लेकिन हमेशा घर पर वांग जी का ही राज चलता था और हमारा विंग वांग जी के आगे अपने सर को झुकाता था, जो चीज़ उनके डिवोशन को दिखाता था वांग जी की ओर। उसके बाद हमें मीटिंग का दिन दिखाया जाता है। वहीं जब मीटिंग का गेट खोलता है तो उस गेट के अंदर विंग पूरी रबाब से पूरी ब्लैक सूट में अंदर आता है। वहीं उसके पीछे पीछे लानवांग जी पूरे वाइट अटायर में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वहीं हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों को इतना ज़्यादा खुश देखकर सिचन जो कि वहीं पर बैठे हुए थे वो मुस्कुरा देते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगा था कि उनके ब्रदर के इतना ज़्यादा प्रोग्रेस को देखकर। वहीं दूसरी तरफ लानचिरन का मुंह पूरी तरह से छोटा हो गया था क्योंकि वो सोच रहे थे कि विंग एक नाकारा इंसान है, वो कुछ नहीं कर सकता।
सिर्फ रूल को तोड़ने के, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो इतना बड़ा इंसान बन जाएगा। यानी कि अब उनको ज़रूरत पड़ चुका है विंग का। ये सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए विंग एंड वांग जी चिरान को बो करते हैं और जाकर अपने सीट में बैठ जाता है। जिसके बाद विंग एक मॉकिंग सा स्माइल देते हुए चिरान की ओर देखकर कहता है कि मैंने सुना है कि आपको पैसों की ज़रूरत पड़ चुका है। जो बात सुनकर चिरान का सर शर्म से झुक जाता है। तभी वांग जी एक लेदर का फाइल लेकर अपने अंकल के सामने रख देता है और कहता है कि अंकल आप चिंता मत कीजिए, विंग यहाँ पर आपसे रिवेंज लेने के लिए नहीं आया है, वो आपका रियल में करना चाहता है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में हम लोग का प्यार शुरू हुआ था। जिसके बाद विंग अपना सर को वांग जी की ओर करते हुए और उसके बाद चिरान की ओर देखकर कहता है कि मैं ये सारे चीज़ों में तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त है। जिसे सुनकर चिरान का कान खड़ा हो जाता है और वो उसकी ओर देखने लगता है। तभी विंग कहता है कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अब गुस्सू यूनिवर्सिटी का जो जितने भी सारे डिसीजन हो वो अब आप नहीं मैं वो लानवांग जी लेंगे। जो बात सुनकर लान चिरान कुछ अपोज करते उससे पहले विंग अपने हाथों से इशारे से उन्हें रोक देता है और कहता है कि और मैं चाहता हूँ कि गुस्सू के जितने सारे रूल्स है जिसका कोई भी मतलब नहीं है, अब के समय में उसे हटा दिया जाएगा और अब से सारा डिसीजन मेरा हस्बैंड लेगा क्योंकि मुझे लगता है कि आप अब बूढ़े हो चुके हो उस सारे चीज़ों को, इतने सारे दायित्वों को संभालने के लिए। जो बात सुनने के बाद वहाँ पर बैठे सारे बोर्ड मेंबर्स राजी हो जाते हैं। जिसके बाद चिरान भी कुछ नहीं कह पाते। उसके बाद वो मर्जर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे शियानवांग एक बहुत ही लाविश सा पार्टी थ्रो किए थे क्योंकि उनके शिवा टेक कंपनी को पूरे 2 साल हो चुके थे, यानी कि उनके कंपनी के एनिवर्सरी पार्टी में, जहाँ पर बड़े बड़े नेताओं के साथ साथ बड़े बड़े हस्ती भी आए थे, एक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सन, उन सभी के अलावा उनके सारे वेंचर्स और पार्टनर्स भी। वहीं पार्टी का हॉल ओपन होता है और उसके अंदर एंटर करते हैं एक हैंडसम सा इंसान जो और कोई नहीं एविशियन थे और उनके बगल में उनका जो बैकबोन यानी कि लानवांग जी, वो पहली बार व्हाइट ना पहनकर एक सिल्वर कलर का सूट पहने हुए थे जिसमें डायमंड से कफलिन और डायमंड का काम हुआ था। जो चीज़ देखकर वहाँ पर प्रेजेंट बहुत सारे लोग साय करने लगते हैं। वहीं ये सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए विंग वांग जी के हाथ को पकड़कर स्टेज के ऊपर चला जाता है और सभी के आगे देखकर कहता है कि आप लोग सोच सकते हैं कि ये पूरा कंपनी मेरे मेहनत का फल है, लेकिन ये असल में मेरे जो बैकबोन जिन्होंने मेरा तब साथ दिया जब मेरे पास गढ़ने के लिए कुछ नहीं था और जिसने मेरे लिए अपने परिवार को भी छोड़ दिया, यानी कि द लानवांग जी, सॉरी, एज पर द ऑर्डर फ्रॉम मिस्टर लान चिरान, अब उनका नाम सिर्फ वांग जी है। ऐसा कहकर जब वांग जी की ओर देखता है तो वो पाता है कि वांग जी की आंखों में खुशी का आंसू था और वो प्राउडली विंग की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी वो अचानक से कहने लगता है कि लोग कहते हैं कि नियम तोड़ने वाले बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। अगर आपके साथ कोई हो जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है तो आप अपने सफलता पा सकते हो, क्योंकि उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम दोनों हैं। ऐसा कहकर वो जाकर लानवांग जी के सामने नील डाउन होकर बैठ जाता है और वांग जी की ओर देखकर कहता है, प्रोफेसर लान, क्या मेरे हमसफर, मेरे सबसे बड़ा सपोर्टर, क्या आप मेरे लाइफ में ऑफिशियली आना चाहेंगे एज पर माई हस्बैंड। ऐसा कहकर वो उनके सामने एक रिंग को बढ़ा देता है जो कि एक रेड डायमंड से बना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है और उसके चारों तरफ छोटे छोटे वाइट डायमंड से डिज़ाइन बनाया गया है, जिसे देखकर जो लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता चला था कि ये रेड डायमंड बहुत ही ज़्यादा पुराना है और कुछ दिन पहले कोई इंसान ऑक्शन में इसे $100 मिलियन से खरीदा था। लेकिन अब जब वो रेयर डायमंड को देखते हैं
तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए। भी वांग जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगता है और वो अपने सर को हाँ में हिलाते हुए अपने हाथों को उइंग की ओर करते हुए कहता है कि हर जन्म में, इस जन्म में सिर्फ नहीं, हर जन्म में मैं तुमसे शादी करूँगा। जिसके बाद उइंग भी उसे बोरिंग पहना देता है, जिसके तुरंत बाद ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट में फिल हो जाता है और वहाँ पर जो लोग प्रेजेंट थे वो चिल्लाने लगते हैं किस किस किस, जिसको सुनकर उइंग भी बेशरम वो वांग जी को सबके सामने किस करने लगता है। वो ये बिल्कुल भी परवाह नहीं करता कि वहाँ पर चिरान के साथ साथ उसके भी मॉम डैड प्रेजेंट है। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लान चिरान एक कॉर्नर में खड़े हुए थे और उनके फेस पर आज वो ईगो नहीं था जो वो पहले दिखाते थे और वो गुस्सा भी नहीं था। तभी सिचन और यानली जब उनके पास आते हैं तो वो धीरे से उनके पास खड़े होते हुए कहते हैं कि अंकल देखिए, वांग जी एंड विंग कितना ज़्यादा खुश है। क्या आप अभी भी गुस्सा हो उन दोनों के ऊपर? और अभी भी आपको लगता है कि जो लोग उन लोगों ने कर रहे हैं वो गलत थे? जिसके बाद चिरान एक लंबी सी सांस लेते हैं और वो हमारे शियानवोंग की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी उइंग जब महसूस कर पाता है कि चिरान उनके पास आ रहे हैं तो वो तुरंत ही वांग जी को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके सामने खड़े हो जाते हैं। तभी उइंग के एक्सपेक्टेशन से उलट लान चिरान जाकर वांग जी के सर को सहलाते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें नियम सिखाए थे, लेकिन इस लड़के ने मुझे सिखाया था कि नियम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कैरेक्टर। मुझे माफ़ कर दो मेरे छोटी सोच के लिए। ऐसा कहकर वो उइंग की ओर देखकर अपने टोन को स्ट्रिक्ट करते हुए कहते हैं, उइंग मेरे प्यारे नेफ्यू का ख्याल रखना, नहीं तो तुम जानते हो मैं कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता हूँ। जो बात सुनकर उइंग भी मुस्कुरा देता है। वहीं जियानचन दूर खड़ा हुआ अपने ड्रिंक्स को पीते हुए अपने बगल में खड़े हुए वेंचिंग की ओर देखकर भी मुस्कुरा देता है और विंग की ओर देखकर एक इशारा करता है जिसका मतलब था का ब्रो यू वॉन। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पार्टी के ख़त्म होने के बाद हमारे शियानवांग बालकनी में अकेले खड़े हुए थे चांदनी रात के नीचे। तभी अचानक से उइंग वांग जी को पीछे से हक करते हुए उसके गले में अपने सर को रखकर और मून की ओर देखकर कहता है, मिस्टर लान, अब आप गुसू यूनिवर्सिटी के हेड हैं और उसके साथ साथ मेरे होने वाले हस्बैंड भी। कैसा लग रहा है? जिसे सुनकर वांग जी अपने सर को विंग की ओर घुमाते हुए उसके गले में अपने दोनों हाथों को फंसाते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं फाइनली अपने घर लौट आया। जिसे सुनकर विंग कहता है कि अभी से इतना खुश मत हो, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी भी हमारा पूरा लाइफ पड़ा है बिताने के लिए। ऐसा कहकर वो उसके माथे को किस कर देता है। तो ये है मेरा स्टोरी रूल्स ऑफ प्रिविल, जहाँ पर एक रूल ब्रेकर स्टूडेंट अपने प्रोफेसर से प्यार करने के बाद कैसे वो दोनों मिलकर अपने पूरे फैमिली से लड़कर कैसे अपने लाइफ को बिताते हैं उसके बारे में। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर मेरे ये स्टोरी में किसी भी तरह का भूल चूक हो गया होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और हाँ, अगर पसंद आए इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन शॉट।